हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी की। इसके पहले के लेक्चर्स में सबसे पहले हमने एनिमल डाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन की बात की, फिर हमने डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की। तो हमारे सामने डिफरेंट फाइलम आए जो थे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन, एस्केहेल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। उनमें से हमने लास्ट लेक्चर में फाइलम पॉरीफेरा की बात की है। आज हम एनिमल डाइवर्सिटी में बात करने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा, आप सभी को पता होगा कि सिलेंट्रेटा के मेंबर्स को निडेरिया भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा के मेंबर्स का दूसरा नाम क्या होता है? निडेरियंस। तो निडेरियंस या सिलेंट्रेटा के मेंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो वर्ड है उसको लिखते हैं। उसमें देखिए सिलेंट्रेटा में सील वर्ड आ रहा है। सील वर्ड का मतलब होता है कैविटी। कैविटी मतलब सीलोम जैसा वर्ड। और एंटेरेटा, एंटेरो का मतलब होता है गैस्ट्रिक या गैस्ट्रोवैस्कुलर, और एटा का मतलब हो जाएगा बियरिंग। इसका मतलब सीधी सीधी बात करें कि सिलेंट्रेटा के मेंबर्स वो हैं जिनके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बियरिंग एनिमल्स, क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बियरिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सिलेंट्रेट। और इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो होती है यहाँ पर फूड का होता है कैसा डाइजेशन? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैसा डाइजेशन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और याद रखें इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के साथ साथ इन यहाँ पर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा फूड का, लेकिन इनमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी मिलेगा। पहले फूड का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, उसके बाद फूड का इंट्रा सेलुलर क्या होगा? डाइजेशन ऑल्सो प्रेजेंट। इनमें फूड का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, लेकिन फूड का गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाता। इसलिए पार्शली डाइजेस्टेड फूड को आगे डाइजेस्ट होने के लिए सेल में जाना होता है। इसलिए याद रखें फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स में डाइजेशन कैसा था? इंट्रा सेलुलर था। यहां पर डाइजेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। चलिए बात करते हैं, ये तो अभी हमने बात की व्हाट इज द मीन ऑफ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा वो है जिनके पास होती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। जैसे याद रखें सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस इज कॉल्ड, क्या बोलते थे उसको? हम उसको बोलते थे क्या? स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। जबकि इनकी कैविटी को बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जो फूड के डाइजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। और फूड का डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर फूड भी का डाइजेशन भी होता है। अब बात करते हैं बाकी नॉर्मल कैरेक्टर की। द फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसका ओल्ड नेम क्या था? निडेरिया, ओल्ड नेम है सिलेंट्रेटा, इंक्लूड अबाउट 9000 स्पीशीज। मेनली कहाँ मिलते हैं? मरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे कुछ एनिमल्स। दे आर सेसाइल, सेसाइल होते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग भी होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल, कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन स्पॉन्जेस। ये बात तो क्लियर ही है क्योंकि पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं। ये एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है, तो पॉरीफेरा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ही होंगे कौन? सिलेंट्रेट्स। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों, अगर हम सिलेंट्रेटा के और कैरेक्टर्स की बात करें तो हमें पता चलेगा कि सिलेंट्रेटा के मेंबर्स के अंदर बॉडी प्लान हमें मिलता है कौन सा देखने को? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कौन सा बॉडी प्लान होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब इनके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है, पहले बताया जा चुका है। सिंगल ओपनिंग होती है, इस सिंगल ओपनिंग को क्या बोला जाता है? माउथ। ठीक है, इनके पास एनस प्रेजेंट नहीं होती, एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ बोलते हैं। माउथ होता है हाइपोस्टोम पर। किस पर प्रेजेंट होता है? हाइपोस्टोम पर इनका माउथ प्रेजेंट होता है, और उस माउथ से ही फूड का इंजेक्शन करते हैं और वहीं से ये वेस्ट का इजेशन कर देते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि इनमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मिलता है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो इनमें कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर अगर हम बात करें इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? एक्सटर्नल बडिंग। क्या प्रेजेंट होती है इनमें? एक्सटर्नल बडिंग प्रेजेंट होती है। तो याद रखें इनके अंदर एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बड को हमने जैम्यूल कहा था। जैम्यूल इज ए इंटरनल बड विच इज फॉर्म इन स्पॉन्जेस, लेकिन इनके अंदर ये सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है बडिंग से, लेकिन बडिंग कैसी होती है? एक्सटर्नल। याद रखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, और साथ में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये मोस्ट
मोस्टली मिलेंगे बाइसेक्सुअल, यू नो दैट बाइसेक्सुअल इज ऑल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। ठीक है, इनके अंदर अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और ये होंगे ओवीपैरस। कैसे होंगे? ओवीपैरस होंगे। इनके अंदर क्या होगा? एग का फॉर्मेशन होगा, और इनका डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। क्या? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब आप समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो याद रखें, इनके मेंबर्स सेसाइल भी होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, इनका लार्वा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केवल सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ बोलते हैं, उसी से तो वो फूड लेता है, उसी से वेस्ट निकालता है। इसका मतलब इनकी एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है, और इस इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल को ही तो हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। जो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, वो होगी इनकम्प्लीट। ये अभी हमने एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया के फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ जनरल कैरेक्टर की बात की, और बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के अदर कैरेक्टर्स की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमें पता है कि सिलेंट्रेटा फाइलम का नया नाम जो है क्या? निडेरिया। बात करते हैं सिलेंट्रेटा के मेंबर्स को निडेरिया क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास होती है कौन सी सेल? निडोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल? निडोब्लास्ट सेल। मैनी ऑफ द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ एपिडर्मिस बिकम स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म द स्टिंगिंग सेल। याद रखें, इनके पास एक सेल होती है जिसका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल का नाम इसलिए आपको बताया जा रहा है बिकॉज हम इससे पहले पॉरीफेरा में बात कर चुके हैं आर्कियोसाइट सेल्स। आर्कियोसाइट सेल्स को हमने बोला था कि पॉरीफेरा के मेंबर्स की अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट। वैसे ही सिलेंट्रेटा के मेंबर की अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल का नाम अगर हमें पता करना है तो वो होगी कौन सी? इंटरस्टिशियल सेल। ये हैं अनडिफरेंशिएटेड, कैसी हैं? अनडिफरेंशिएटेड कैसी सेल? टोटीपोटेंट सेल। कैसी सेल है? अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल होती है। और आप इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये सेल किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की, किसी भी पार्ट के फॉर्मेशन की एबिलिटी रखती है। और अगर ऐसी एबिलिटी रखती है तो क्या ये निडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल का फॉर्मेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो देखिए, अब आपको पहली लाइन समझ में आएगी। निडोब्लास्ट सेल्स, जो निडोब्लास्ट सेल्स हैं, these nidoblast cells, many of the interstitial cells means undifferentiated totipotent cells of epidermis become specialized to form the stinging cell. in इंटरस्टिशियल सेल्स के ही स्पेशलाइजेशन से कौन सी सेल बनती हैं? स्टिंगिंग सेल, जिनको बोला जाता है क्या? निडोब्लास्ट। अब बात करते हैं दे माइग्रेट। ये माइग्रेट होती हैं टू द टेंटिकल्स। एपिडर्मिस में बनने के बाद ये टेंटिकल्स पे पहुंच जाती हैं थ्रू द मीजोग्लिया। मीजोग्लिया से होती हुई पहुंचती हैं, और बाय मीन्स ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं। एंड प्रोजेक्टिंग निडोब्लास्ट एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। किस किस में हेल्प करती हैं? ऑफेंस एंड डिफेंस। और एक और फंक्शन याद रखें, एंकोरेज। एंकोरेज में भी हेल्प करती है, किसी भी सरफेस से अटैच होने में भी हेल्प करती है, किसी अटैक करने में हेल्प करती है, डिफेंस करने में हेल्प करती है। इसका मतलब अपने बात कर सकते हैं अपने एनिमी से बचने के लिए, अपने प्रे के ऊपर अटैक करने के लिए, और किसी सरफेस से अटैच होना मतलब एंकरेज के लिए ये अपने निडोब्लास्ट सेल्स को यूज़ करते हैं, जो मोस्टली मिलती है कहाँ पर? इनके टेंटिकल्स पर, कुछ बॉडी पर भी मिलती हैं। बात करते हैं कि निडोब्लास्ट सेल कैसी होती है। सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में निडोब्लास्ट सेल्स हैं। आप अच्छे से एक बार पहले वाले डायग्राम देखिए। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे। अगर हम बात करें इस डायग्राम के अंदर आपको दो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। एक दिख रहा है ऑरेलिया, ये है जेलीफिश, ऑरेलिया को बोला जाता है जेलीफिश, और ये है एडेम्सिया, सी एनिमोन। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। अब आपको ये एडेम्सिया दिख रहा है, तो इस एडेम्सिया के पास बहुत सारे टेंटिकल्स दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं, ये जो हैं ये सारे क्या हैं? इसके टेंटिकल्स। क्या है बच्चों? ये सारे हो जाएंगे इसके टेंटिकल्स।
और अगर इन टेंटिकल्स के ऊपर देखें तो इनके ऊपर छोटी छोटी सेल्स लगी हुई हैं, ओवल शेप सेल्स, जिनको हम बोलते हैं निडोब्लास्ट सेल्स। तो इन टेंटिकल्स पर, जैसे अगर हम बात करें कि ये एक टेंटिकल है, ये अगर एक टेंटिकल है तो इस टेंटिकल के ऊपर लगी हुई है छोटी छोटी ओवल शेप सेल्स, और ये छोटी छोटी ओवल शेप सेल्स जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, इन छोटी छोटी ओवल शेप सेल्स को ही तो क्या बोला जाता है, इन्हीं सेल्स को बोला जाता है क्या, निडोब्लास्ट सेल्स। तो निडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होती हैं। तो अब बात करते हैं किसी एक निडोब्लास्ट सेल्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर किसी एक निडोब्लास्ट सेल की स्ट्रक्चर को देखें तो कैसी है, द साइटोप्लाज्म ऑफ निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट फर्स्टली कैसी होंगी शेप में, निडोब्लास्ट सेल सबसे पहले तो याद रखें कैसी हैं, ओवल शेप सेल हैं। कैसी होती हैं, ओवल शेप सेल्स होती हैं, जिनके बेस पर न्यूक्लियस होता है। देखिए ये रहा न्यूक्लियस, कैसा न्यूक्लियस है, बेसल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता सेल के, कहाँ पर होता है, बेस पर होता है, जिनमें बेसल न्यूक्लियस है और ओवल शेप सेल है। पढ़ते हैं, द साइटोप्लाज्म ऑफ ए निडोब्लास्ट कंटेन ए कॉन्स्पियस न्यूक्लियस, बेसल न्यूक्लियस लाइंग टू वन साइड, मतलब पेरिफेरल, एंड पिक्यूलियर ओवल और पायरिफॉर्म सैक, एक ओवल या पायरिफॉर्म सैक है, फिल्ड विद ए पॉइजनस फ्लूइड, दिस पॉइजनस फ्लूइड इज कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन वो जो प्रे की बॉडी में जाए तो उसे हिप्नोटाइज कर दे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। द सैक इज ए पार्ट ऑफ स्टिंगिंग अपरेटस। ये सैक जो है ये एक स्टिंग एपरेटस का पार्ट ही है, नॉन एज द निमेटोसिस्ट। इसका मतलब इसके अंदर ये जो सैक जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, या ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, इस ओवल शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, इसे बोला जाता है निमेटोब्लास्ट। क्या बोल दिया जाता है इसे, निमेटोब्लास्ट। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसे बोला जाता है निमेटोब्लास्ट, या फिर हम ज़्यादा सही बोलें इसको बोला जाएगा नेमेटोसिस्ट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या बोल दिया जाता है, स्टिंगिंग कैप्सूल। एंड दिस स्टिंगिंग कैप्सूल इज फिल्ड बाय पॉइजनस हिप्नोटॉक्सिन। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है पॉइजनस हिप्नोटॉक्सिन, यहाँ पूरी जगह पॉइजनस हिप्नोटॉक्सिन भरा हुआ है। तो याद रखें कि क्या होगा, इस ओवल शेप निडोब्लास्ट सेल्स के पास एक बेसल न्यूक्लियस है, इसके अलावा इसके पास एक स्टिंगिंग कैप्सूल है जिसको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं, जिसमें भरा हुआ है क्या, इसके अंदर भरा हुआ है पॉइजनस हिप्नोटॉक्सिन। अब बात करते हैं कि किस तरह से डिस्चार्ज होता है, किस तरह से इसकी प्रेजेंस होती है, कैसे एक्शन करती है। द निमेटोसिस्ट अकर स्कैटर्ड मोस्टली सिंगली। निमेटोसिस्ट क्या होती है, स्कैटर्ड मोस्टली सिंगली थ्रू आउट द एपिडर्मिस एंड आउट ऑफ द बॉडी, बट रिमेन एब्सेंट ऑन द बेसल डिस्क। बेसल डिस्क पर नहीं मिलती। दे आर एविडेंट इन एपिडर्मिस ऑफ द ओरल रीजन। ओरल रीजन माउथ के आसपास ज़्यादा होती हैं, एंड द टेंटिकल्स पे भी ज़्यादा होती है, वेयर द क्लस्टर एज वार्ट लाइक निमेटोसिस्ट बैटरीज। एक निमेटोसिस्ट की बैटरी की तरह बहुत सारी जगह मिलती है। मतलब कुल मिला के इनकी पोजीशन को अगर मैं शॉर्टली बोलूँ कि ये मेनली टेंटिकल्स पर मिलती हैं और मेनली माउथ के चारों तरफ मिलती है, बेसल डिस्क पर ये एब्सेंट होती हैं। होता क्या है बच्चों, याद रखें, जैसे ही जब हम इनके डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस से डिस्चार्ज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस जो होता है उसकी वजह से ही इस निडोब्लास्ट का, स्टिंगिंग सेल का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। क्या होता है देखिएगा, जैसे ही कोई टेंटिकल, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी प्रे है, कोई एनिमी है, वो जैसे ही हाइड्रा या फिर हम किसी और सिलेंट्रेट की बात करें उसके टेंटिकल के कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आते ही, उसके कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, ये निडोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। निडोब्लास्ट सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होती हैं उनके अंदर रैपिडली ये निडोसील ओपन हो जाता है और उसकी वजह से वाटर रैपिडली निडोब्लास्ट सेल्स में एंटर करने लगता है। वाटर जब अंदर एंटर करेगा तो अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये पूरी स्ट्रक्चर जो अंदर होती है ये पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, बाहर आ जाती है। और जब ये बाहर आती है तो ये थ्रेड ट्यूब, आप देख सकते हैं ये है क्या, थ्रेड ट्यूब। ये थ्रेड ट्यूब जिसका एक एंड जो है वो वर्क करता है पियर्सिंग निडल की तरह। ये देखिए बिल्कुल ये वाला पॉइंटेड पार्ट है, ये पियर्सिंग निडल की तरह। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर पहले अंदर है इस नेमेटोसिस्ट में, जैसे ही वाटर एंटर किया तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर खुल जाएगी, बाहर आ जाएगी, और खुलने के बाद ये थ्रेड ट्यूब जो इस बट के चारों तरफ कॉइल्ड थी, इसके चारों तरफ जो कॉइल्ड थी, इसके चारों तरफ किस तरह से कॉइल्ड थी बताते हैं आपको। ये पूरी स्ट्रक्चर जो इसके चारों तरफ इस तरह से कॉइल्ड थी पहले,
ये जो आपको दिख रही है थ्रेड ट्यूब, वो पहले ऐसे कॉइल्ड थी, जो इस तरह से कॉइल्ड थी, जैसे ही वाटर एंटर करता है ये क्या होती है, खुल जाती है, और जैसे ही खुलती है तो ये इस तरह से बाहर आ जाती है, और सीधा इसका एंड, थ्रेड ट्यूब का एंड जो पियर्सिंग निडल की तरह वर्क करता है, वो प्रे की बॉडी में एंटर करवा देता है पॉइजनस हिप्नोटॉक्सिन को, और पॉइजनस हिप्नोटॉक्सिन उसकी बॉडी में जाता है तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है या मर जाता है। अगर इसका प्रे है तो वो उसे खा लेती है, सिलेंट्रेटा या हाइड्रा, और अगर एनिमी है तो ये वहाँ से भाग जाती है। इसके अलावा अपनी किसी सरफेस से अटैच होने में भी ये क्निडोब्लास्ट हेल्प करती हैं। इनके पास ग्लूटिनाइन टाइप क्निडोब्लास्ट होती हैं जो ग्लू लाइक सब्सटेंस सिक्रेट करते हुए किसी सरफेस से अटैच होने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या बात की, पहले बात करते हैं। पहले हमने सिलेंट्रेटा फाइलम की बात की। सिलेंट्रेटा फाइलम के गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या है ये बताया गया, बॉडी प्लान कैसा है ये बताया गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम और बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करते हैं बच्चों, वो है कि इनके मेंबर जो है वो हमें दो फॉर्म में मिलते हैं। सिलेंट्रेटा के मेंबर्स के जितने भी हैं वो हमें यूजुअली टू फॉर्म में मिलते हैं, मतलब वो डाइमॉर्फिक होते हैं, और उनकी जो दो फॉर्म होती हैं उनमें से एक फॉर्म को बोला जाता है पॉलिप फॉर्म, और एक फॉर्म को बोला जाता है कौन सी फॉर्म बच्चों, मेडुसा फॉर्म। याद रखें सबसे पहले, चाहे पॉलिप हो चाहे मेडुसा हो, दोनों ही डिप्लॉइड फॉर्म होती हैं। कैसी फॉर्म होती है बच्चों, डिप्लॉइड फॉर्म होती हैं, याद रखें। पॉलिप फॉर्म के कैरेक्टर बताते हैं, पॉलिप जो होती है और मेडुसा, इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेडुसा हमेशा मूवेबल होता है, मूवेबल को मैं और क्या बोल सकता हूँ, मेडुसा हमेशा मोटाइल होता है। ठीक है, जबकि पॉलिप जो फॉर्म शो करते हैं वो हमेशा सेसाइल होते हैं, सेसाइल को आप सीडेंटरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेडुसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मेडुसा के मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, और जो पॉलिप कंडीशन शो करते हैं उनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। यू नो दैट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है एक्सटर्नल बडिंग से। ठीक है, इसके अलावा ये जो होते हैं मेडुसा के मेंबर वो होते हैं अम्ब्रेला शेप। कैसे मिलेंगे शेप में, अम्ब्रेला शेप। जबकि अगर हम पॉलिप के मेंबर्स की बात करें तो ये मिलेंगे हमें यूजुअली सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर लाइक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके माउथ एंड टेंटिकल्स, पॉलिप के जो मेंबर हैं माउथ एंड टेंटिकल्स जो हैं वो हमेशा होते हैं ऊपर की ओर, अपवर्ड्स। लेकिन यहाँ के मेंबर में आपको माउथ एंड टेंटिकल्स कैसे मिलेंगे, माउथ एंड टेंटिकल्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। कैसे मिल जाएंगे, डाउनवर्ड, नीचे की ओर होंगे। ठीक है, इसके अलावा पॉलिप कंडीशन किस किस में मिलती है, पॉलिप कंडीशन हमें देखने को मिलेगी हाइड्रा में, पॉलिप कंडीशन हमें देखने को मिलेगी एडेम्सिया में, लेकिन मेडुसा कंडीशन जो होती है वो हमें देखने को मिलती है जेलीफिश में। जेलीफिश यू नो दैट इज कॉल्ड ऑरिलिया। ठीक है, तो अभी हमने दो कैरेक्टर की बात की, अब इसको मैंने लिखवाया है तो इसको मैं वापस से समझाता हूँ। देखिए, अच्छा, इसका मतलब ये बात, हम इस बात से ऐसे समझते हैं कि अगर कोई सिलेंट्रेटा का मेंबर है, कोई निडेरिया का मेंबर है जो सेसाइल है, बॉटम से अटैच है, जो केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो सिलेंड्रिकल शेप है, जिसके माउथ और टेंटिकल्स अपवर्ड हैं, वो कहलाएगा क्या, पॉलिप। क्या कहलाएगा, पॉलिप। और जो होगा हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होगा। जबकि सिलेंट्रेटा के ऐसे मेंबर जो मोटाइल होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो अम्ब्रेला शेप होते हैं, और जिनके माउथ और टेंटिकल्स कहाँ पर होते हैं, डायरेक्टेड डाउनवर्ड होते हैं, वो कौन सी, उसको क्या बोलते हैं, मेडुसा। जैसे कौन, ऑरिलिया। देखिएगा, एक डायग्राम से और समझाते हैं। जैसे एक सिलेंड्रिकल शेप ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म बनाया, अभी आपको समझ में आएगा बच्चों। ये देखिए, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म बनाया है, आप देख सकते हैं कि ये कैसा है, सेसाइल। ये सेसाइल ऑर्गेनिज्म है, और इस सेसाइल ऑर्गेनिज्म में ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको, इस ओपनिंग को बोला जाएगा इसका क्या, माउथ। ये जो है जगह, इसको क्या बोला जाएगा, माउथ। सही बात है। ये क्या दिख रहे हैं आपको, टेंटिकल्स।
ये टेंटिकल्स हैं। तो आप इस डायग्राम में देखिए टेंटिकल्स डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? अपवर्ड है। माउथ डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? अपवर्ड है। मतलब जिनमें माउथ और टेंटिकल्स अपवर्ड होते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप होते हैं और जो बॉटम से अटैच होते हैं और जो हमेशा कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन्हें क्या बोला जाता है? पॉलिप। जबकि इसके अपोजिट एक और डायग्राम देखिए, अगर कोई मेंबर हो अम्ब्रेला शेप, देखिएगा अम्ब्रेला शेप एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ये देखिए अम्ब्रेला शेप, इसके टेंटिकल्स डाउनवर्ड या अपवर्ड? ये देखिए टेंटिकल्स कैसे बना दिए? डाउनवर्ड। माउथ कैसा होगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? माउथ भी कैसा होगा बच्चों? डाउनवर्ड। देखिए ये रहा माउथ। माउथ कैसा है बच्चों? देख सकते हैं डायग्राम में माउथ बनाया गया है, ये रहा माउथ जो कैसा है? डाउनवर्ड। टेंटिकल्स भी कैसे हैं? ये रहे टेंटिकल्स, टेंटिकल्स भी कैसे हैं? डाउनवर्ड। और कुल मिला के आपको दिख रहा है कैसा? अम्ब्रेला शेप। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अम्ब्रेला शेप होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके माउथ और टेंटिकल्स डाउनवर्ड होते हैं और जो मोटाइल होते हैं, इसके अलावा जो सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं? मेडुसा फॉर्म। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सिलेंट्रेटा के मेंबर्स का एक तो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो ये है कि उनके पास निडोब्लास्ट सेल या स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनके मेंबर यूजुअली दो फॉर्म में मिलते हैं, पॉलिप फॉर्म में मिलते हैं और मेडुसा फॉर्म में मिलते हैं। जो पॉलिप फॉर्म में मिलते हैं वो इन कैरेक्टर्स को शो करते हैं, जो मेडुसा फॉर्म में मिलते हैं वो इन कैरेक्टर्स को शो करते हैं। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको बोला जाएगा बच्चों मेटाजेनेसिस। अब हम जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा मेटाजेनेसिस। समझिएगा मेटाजेनेसिस क्या है। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन between asexual, you know that asexual is called polyp or medusa? Polyp, asexual means polyp, and sexual, sexual का मतलब क्या बच्चों? sexual का मतलब हो जाएगा medusa forms। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी जो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज इसको समझना कैसे है इस बात को समझिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। मतलब कुछ मेंबर ऐसे हैं, किसके? अगर हम बात करें जो आपके, अगर हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा के, कुछ मेंबर पॉलिप फॉर्म शो करते हैं, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो मेडुसा फॉर्म शो करते हैं। लेकिन कुछ मेंबर के नाम लिख देते हैं बच्चों। जैसे अगर हम बात करें ओबेलिया, एक मेंबर का नाम क्या है? ओबेलिया, और एक मेंबर का नाम है फाइसेलिया। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म शो करते हैं। याद रखें, सिलेंट्रेटा के कुछ मेंबर पॉलिप फॉर्म शो करते हैं, कुछ मेंबर मेडुसा फॉर्म शो करते हैं, लेकिन कुछ में दोनों फॉर्म होती है। इसका मतलब उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। मतलब उनकी एक जनरेशन होती है पॉलिप, अगली जनरेशन होती है मेडुसा, फिर अगली जनरेशन होती है पॉलिप, फिर नेक्स्ट जनरेशन होती है मेडुसा। इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे मेटाजेनेसिस। क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझते हैं इस बात को बच्चों। देखिएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे मैं ओबेलिया की लाइफ साइकिल की बात करता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि ये ओबेलिया का पॉलिप है। ओबेलिया का क्या है? पॉलिप। अब खुद ही सोचिए, अगर ओबेलिया का पॉलिप है तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी रिप्रोडक्शन क्या होता है? बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग। बड बनेगी, बड जो है वो बॉडी से सेपरेट होगी। बड जब बॉडी से सेपरेट होगी तो वो मोटाइल होगी, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, वो अम्ब्रेला शेप होगी, उसके माउथ और टेंटिकल डाउनवर्ड होंगे। इसका मतलब ये जो ओबेलिया है अब वो कौन सा बन चुका है? क्या इसमें किसके कैरेक्टर आ चुके हैं? मेडुसा के। मतलब पहले पॉलिप था, पॉलिप ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, आप जानते हैं पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग किया, और बड जो अलग हुई बॉडी से उसमें सारे ये कैरेक्टर आ गए, ये मेडुसा के कैरेक्टर आ गए। तो अब उसको हम ओबेलिया को क्या बोलने लगे? मेडुसा। और आप मेडुसा के बारे में तो जानते हो कि मेडुसा तो कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? मेडुसा में तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेडुसा के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, जब मेडुसा में कौन सा हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, तो आप सभी जानते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। लार्वा जो बनेगा वो लार्वा हो जाएगा अटैच विद बॉटम। लार्वा किससे अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा किससे, बॉटम से अटैच हो जाएगा। और लार्वा अगर बॉटम से अटैच हो गया तो वो फिर से सेसाइल हो गया, और सेसाइल हो गया तो वापस से वो क्या बन जाएगा, एडल्ट बन के ओबेलिया, पॉलिप बन जाएगा। याद रखें इसका मतलब ओबेलिया की एक जनरेशन थी पॉलिप, और रिप्रोडक्शन के बाद अगली जनरेशन आई मेडुसा, और मेडुसा की रिप्रोडक्शन के बाद अगली जनरेशन फिर से क्या आई, पॉलिप। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों, मेटाजेनेसिस। क्या वर्ड यूज करते हैं, मेटाजेनेसिस। एक बार फिर से 5 स्टार इंपॉर्टेंट याद रखें, क्या है मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। और कौन कौन शो करता है, ओबेलिया एंड फाइजेलिया। सही बात है बच्चों, चलिए ठीक है, और बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर के बारे में, और ये आप सभी जानते होंगे, इसका सिलेंट्रेटा का नाम आते ही आपके दिमाग में जो नाम आता है वो है हाइड्रा। हम बात करते हैं हाइड्रा के बारे में। अगर हाइड्रा की बॉडी को देखा जाए तो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप बॉडी है। हाइड्रा एक पॉलिप है जिनके पास बहुत सारे टेंटिकल्स होंगे। ये देखिए टेंटिकल्स बना रहे हैं हाइड्रा के। हाइड्रा के पास टेंटिकल्स करीब 6 to 10 नंबर होगा टेंटिकल्स का। और हाइड्रा के जो टेंटिकल्स हैं उन सभी टेंटिकल्स के ऊपर हमेशा कैसे होंगे, अपवर्ड होंगे, और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, निडोब्लास्ट सेल्स होंगी। हाइड्रा का ये वाला पोर्शन जो है इसको बोला जाएगा, इस पोर्शन को बोला जाएगा हाइड्रा का हाइपोस्टोम, ठीक है। और हाइपोस्टोम वो पार्ट है जहाँ पर प्रेजेंट होती है एक ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। इनके पास एनस वाली ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती, इनके पास एक कैविटी है, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। मैंने बताया था गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एक ब्लाइंड सैक है, और यहाँ पर क्या होता है, फूड का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, और टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है निडोब्लास्ट सेल्स। तो देखें हाइड्रा के बारे में और भी कुछ बात करते हैं। डिफरेंट टाइप के हाइड्रा हैं, क्लोरोहाइड्रा विरिडिस्मा, पैल्मेटोहाइड्रा ओलिगैक्टिस, हाइड्रा जेंजेंटिका, हाइड्रा वल्गैरिस। तो हमें वो बात याद नहीं रखना, हमें तो क्या क्या याद रखना है सुनिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो हाइड्रा से रिलेटेड हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, हाइड्रा फ्लरिश वेल इन कूल, क्लीन एंड स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। कूल वाटर में मिलता है, ठंडे पानी में मिलता है, क्लीन वाटर में मिलता है, साफ पानी में मिलता है, फ्रेश वाटर एनिमल है। और स्टैग्नेंट वाटर में मिलने वाले एनिमल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं लैंटिक एनिमल। तो हाइड्रा एक लैंटिक एनिमल है जो स्टैग्नेंट रुके हुए पानी में मिलता है। हाइड्रा के पास टेंटिकल्स का नंबर 6 to 10 होता है, और याद रखें हाइड्रा के टेंटिकल्स हॉलो होते हैं जो आपको डायग्राम में भी शो हो रहे हैं, ठीक है। जबकि ओबेलिया जो अभी हमने जिसके लाइफ साइकिल की बात की थी उसके टेंटिकल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। हाइड्रा का फेवरेट फूड है वाटर फ्लीज, वाटर फ्ली, डेफनिया एंड साइक्लोप्स, एंड बोथ डेफनिया एंड साइक्लोप्स आर जू प्लैंक्टॉन्स। क्या है ये, जू प्लैंक्टॉन्स हैं, और ये जू प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं ये हाइड्रा का फेवरेट फूड है, ठीक है। और याद रखें दस इट इज़ कार्निवोरस, इसका मतलब ये दोनों इन आर्थ्रोपोड्स को ये खाता है, ऐसे फूड लेता है, इसका मतलब हाइड्रा कैसा है, कार्निवोरस है। और ऐसा क्यों है कि ये कार्निवोरस है, क्योंकि ये कभी भी स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये डेफनिया और साइक्लोप्स को खाता है क्योंकि डेफनिया और साइक्लोप्स के पास एक ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है जिसको ये इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, जिस ग्लूकोज के डेरिवेटिव को बोलते हैं ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन प्रेजेंट होता है इनके पास एक ग्लूकोज का डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन डेफनिया एंड साइक्लोप्स इज कॉल्ड ग्लूटाथायोन। और ये ग्लूटाथायोन को इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। ग्लूटाथायोन एक्टिविटी से सीधा अपने कीमो रिसेप्टर की हेल्प से फूड को रिकग्नाइज कर सकता है, खा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए इसका फेवरेट फूड है कौन है, डेफनिया एंड साइक्लोप्स। ये कार्निवोरस है इसीलिए, लेकिन ये किसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता बच्चों, ये स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। नो फ्री लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हम बोलते हैं कि सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन हाइड्रा का डेवलपमेंट तो कैसा होता है, डायरेक्ट। हमने आज तक कभी भी हाइड्रा का लार्वा नहीं सुना है, इसका मतलब हाइड्रा का डेवलपमेंट डायरेक्ट है। हाइड्रा के लाइफ साइकिल में कोई इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। और बात करते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ हाइड्रा आर यूनिसेक्सुअल,
ठीक है। और लेकिन कुछ हाइड्रा बाइसेक्सुअल भी होते हैं। मेल हाइड्रा के पास करीब 1 to 8 कॉनिकल शेप टेस्टिस होते हैं एंड टुवर्ड डिस्टल एंड पर होते हैं, वेयर एज इन फीमेल अप्रॉक्स 1 to 2 राउंडेड ओवरीज होती हैं जो प्रॉक्सिमल एंड पर होती है। तो इनके पास टेस्टिस जो होते हैं जो डिस्टल एंड पर होते हैं उनका नंबर कितना होता है, अप्रॉक्स 1 to 8 कॉनिकल शेप, कोन शेप होते हैं टेस्टिस, और ओवरी का नंबर कितना होता है, राउंडेड होती है 1 to 2 ओवरीज। हाइड्रा लोकोमोशन भी करता है, सेसाइल भी है, तो याद रखें लोकोमोशन में हाइड्रा में लूपिंग से होता है, सॉमरसॉल्टिंग से करता है। सॉमरसॉल्टिंग करते हुए ये सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट करता है। सॉमरसॉल्टिंग करते हुए कैसा करता है, ये सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट जो होता है हाइड्रा का लोकोमोशन वो सॉमरसॉल्टिंग है। ग्लाइडिंग भी करता है, वॉकिंग भी करता है, फ्लोटिंग भी करता है, डिफरेंट टाइप से ये लोकोमोशन करता है। तो आपके सामने हाइड्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रखे गए जो आपके नीट पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट भी होंगे। चलिए सिलेंट्रेटा में हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात की है, चलिए ऐसा करते हैं सिलेंट्रेटा के कुछ और कैरेक्टर्स की भी बात करते हैं, कुछ अदर कैरेक्टर्स की भी बात करते हैं जिससे हम और सिलेंट्रेटा को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएँ। चलिए बात करते हैं सिलेंट्रेटा के मेंबर्स जो हैं सीलोम के अकॉर्डिंग कैसे होंगे, सीलोमेट या ए सीलोमेट, बिल्कुल नो डाउट ये होंगे ए सीलोमेट। इनके पास भी सीलोम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है डिप्लोब्लास्टिक। इनके पास भी एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट है, मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती। सही बात है, डेवलपमेंट आपको बता दिया गया है कैसा होगा, इनडायरेक्ट। लेकिन हाइड्रा का डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट। एक्सक्रीशन का प्रोसेस करेंगे, कैसे, एक्सक्रीशन जो है रिमूवल कर, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस इसको हम एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूज़न। सीधे बॉडी सरफेस से या माउथ से एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकाल देंगे बाय सिंपल डिफ्यूज़न। यू नो दैट जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे उनकी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी और बाहर कम होगी, तो वो सीधा अंदर से कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जम लेयर के अकॉर्डिंग बताई दिया आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिंग होंगे, मोस्टली मरीन होंगे, कुछ फ्रेश वाटर में मिलेंगे, जैसे फ्रेश वाटर में कौन था, हाइड्रा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके कुछ मेंबर जो होंगे वो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, जैसे कौन, जेलीफिश। जेलीफिश बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी शो करती है, इसका मतलब वो चमकती है, मीन्स एनिमल्स विच हैव एबिलिटी टू इमिट लाइट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। जुगनू की तरह जो चमक सकते हैं फायरफ्लाई की तरह, वो ऐसी प्रॉपर्टी जेलीफिश में होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके मेंबर्स को, सिलेंट्रेटा के मेंबर्स को हम निडेरिया भी कहते हैं क्योंकि इनके पास निडोब्लास्ट सेल्स हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात बहुत ज़रूरी है वो करनी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा लेवल है, टिश्यू लेवल। कौन सा लेवल होगा इनमें, टिश्यू लेवल। एंड प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। याद करो पॉरीफेरा में नर्व्स प्रेजेंट नहीं थी, यहाँ पर क्या है, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। और प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होगा इन द फॉर्म ऑफ, जिसमें नर्व्स अरेंज हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। नर्व्स जो हैं वो नेट लाइक अरेंजमेंट में क्या है, अरेंज है। नर्व्स एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, पूरी बॉडी में नर्व्स का ऐसा नेट बना हुआ होगा। और ऐसे नेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ नर्व्स जब हो जाएगा तो इसको बोलेंगे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, जैसे प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम। क्योंकि इससे पहले जो था वो था पॉरीफेरा, जिनमें कोई नर्व प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पर पहली बार नर्वस सिस्टम आया तो खुद ही सोचिए, जब पहली बार नर्वस सिस्टम किसी एनिमल में आया तो वो सिंपल आया होगा या कॉम्प्लेक्स, सिंपल ही आया होगा। तो याद रखें सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम है जिसमें ए पोलर न्यूरॉन होते हैं। और याद रखें यहाँ पर नर्व अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। सही बात है, चलिए ठीक है। यहाँ तक की बात होने के बाद हमने और बहुत सारे पॉइंट्स की बात कर ली है। हमने याद रखें न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग बताने की जरूरत नहीं, सभी एनिमल्स हैं, कौन से, सभी एनिमल्स हैं कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉप। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, मैंने बता भी दिया कि जूप्लैंक्टन को खाता है हाइड्रा। ठीक है, और पावर ऑफ रीजनरेशन बिल्कुल नो डाउट इनमें भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, और रेस्पिरेशन भी बिल्कुल डाइजेशन की तरह रेस्पिरेशन भी अपनी बॉडी सरफेस से ही करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन से। सिमेट्री आपको स्टार्टिंग में बता दी गई है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो चलिए हमने सिलेंट्रेटा के सभी जनरल कैरेक्टर्स की बात कर ली है, अब हम सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन जब हमने देखा था तो हमें पॉरीफेरा के अंदर बहुत सारे 3 क्लासेस देखने को मिली थी, वो थी कैलकेरिया, हेक्सेक्टेनिडा एंड डेमोस्पॉन्जी।
यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, यहाँ पर भी हमें 3 क्लासेस देखने को मिलती है, वो है हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। एक बार फिर बोलते हैं, पॉरीफेरा के क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस थी, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनेलिडा एंड डेमोस्पॉन्जी। जबकि सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन या टीनोफोरा के क्लासिफिकेशन की बात करें, यहाँ भी 3 क्लासेस देखने को मिलती हैं, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ, जिसको हम एक्टिनोजोआ भी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, तीनों को कंपेयर करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। हमेशा हाइड्रोजोआ के मेंबर फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर में मिलेंगे। साइफोजोआ के मेंबर एक्सक्लूसिवली क्या है, मरीन। एंथोजोआ के मेंबर भी एक्सक्लूसिवली क्या होंगे बच्चों, मरीन वाटर में मिलेंगे। जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोजोआ के मेंबर पॉलिप एंड मेडुसा जो है दोनों शो करते हैं, इसका मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं, और मेटाजेनेसिस का मतलब मैंने जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताया था वो हाइड्रोजोआ के मेंबर्स शो करते हैं, और कुछ मेंबर पॉलिप भी शो करते हैं। जबकि साइफोजोआ के मेंबर्स में मोस्टली कौन सी फॉर्म मिलती है, मेडुसा फॉर्म प्रेजेंट होती है। एंथोजोआ के मेंबर्स में केवल कौन सी फॉर्म होती है, पॉलिप फॉर्म होती है। कैरेक्टर बताने की जरूरत नहीं है, जो पॉलिप होगा वो होगा सेसाइल, वो करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होगा सिलेंड्रिकल शेप, उसके माउथ और टेंटिकल्स होंगे अपवर्ड, और जो मेडुसा फॉर्म होगा वो होगा मूवेबल, वो करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होगा अम्ब्रेला शेप, और उसके माउथ और टेंटिकल्स होंगे डाउनवर्ड। ठीक है, और मेटाजेनेसिस मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म, जो मिलेगा हमें हाइड्रोजोआ के मेंबर में। हम सभी को पता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, इनके पास एक्टोडर्म एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म नहीं होती। मीजोडर्म की जगह क्या होती है बच्चों, मीजोग्लिया। तो याद रखें, हाइड्रोजोआ के मेंबर्स की मीजोग्लिया होती है एसेल्युलर। साइफोजोआ के मेंबर्स की मीजोग्लिया थिक होती है। थिक होने, मीजोग्लिया के ज़्यादा थिक होने की वजह से ही तो हम बोलते हैं जेली फिश की जेली। जेलीफिश की जो जेली है वो क्या है, मीजोग्लिया। जेलीफिश की जेली क्या है, मीजोग्लिया। तो अब आप अलग से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जेली तो इसमें भी है, इसमें भी बस यहाँ पर जेली नॉर्मल से बहुत ज़्यादा थिक है, और जेली बहुत ज़्यादा थिक होने की वजह से तो अलग से नाम क्या बोल दिया, जेलीफिश, जो जिलेटिनस होती है और सेल्स भी रखती है। जबकि एंथोजोआ के मेंबर्स में भी जो मीजोग्लिया है उसमें सेल्स होती हैं और फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, हाइड्रा फ्रेश वाटर पॉलिप बोला जाएगा। हाइड्रा क्या है, फ्रेश वाटर पॉलिप। फाइजेलिया है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, क्या बोला जाता है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, जो न्यूरोटॉक्सिक है और जिसमें गैस ग्लैंड, जिनको हम न्यूमेटोफोर भी कहते हैं, गैस ग्लैंड को और क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर, प्रेजेंट होती हैं। तो याद रखें, इनके पास गैस ग्लैंड या न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं। इवन ये न्यूरोटॉक्सिक भी होते हैं। फ्रेश वाटर पॉलिप है हाइड्रा। फाइजेलिया को बोला जाता है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्चुगीज सोल्जर की कैप लाइक स्ट्रक्चर है इनकी। ऑरिलिया जिसे बोला जाता है जेलीफिश, बताया गया था जेलीफिश जो है वो शो करती है, जेलीफिश क्या शो करती है, बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी शो करती है। इसका मतलब इसके पास होती है पावर ऑफ इमिटिंग लाइट, ये चमक सकती हैं। और याद रखें जेलीफिश का लार्वा कौन सा है, फायरा। एनिमोन्स की बात करते हैं, स्केलेटल क्या होता है एनिमोन्स में, एब्सेंट होता है। एडमसिया भी एक क्या है, सी एनिमोन है। कोरल्स की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रेजेंट होता है। पेनेट्यूला सी पेन है, गॉर्गोनिया सी फैन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं किस किस के, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ के। चलिए ठीक है बच्चों, तो अब ऐसा करते हैं, समय आ चुका है, वो टाइम आ चुका है कि आपको इसके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताई जाए। तो चलिए इससे रिलेटेड एक ट्रिक की बात करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की ट्रिक होगी बच्चों वो, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो ट्रिक बनाई गई है उस ट्रिक की अगर हम बात करें तो वो जो ट्रिक होगी वो कुछ एग्जाम्पल्स से है। हम सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड हैं वो कौन कौन से हैं। एक एग्जाम्पल हो जाता है फाइजेलिया, जो अभी लिखा था हमने, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है ऑरिलिया, ऑरिलिया को हम बोलते हैं जेलीफिश। एक और एग्जाम्पल अभी आपने देखा सामने, पेनेट्यूला, जिसको बोला जाता है सी पेन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल याद रखें एडेम्सिया, ये भी ऊपर ही लिखा हुआ है एडेम्सिया, जिसको हम बोलते हैं सी एनिमोन, एडेम्सिया, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल याद रखें गॉर्गोनिया, जिसको बोला गया है, देखिए नीचे सी फैन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ओबेलिया, जिसको बोला जाता है सी फर, ओबेलिया यहाँ पर आएगा, ओबेलिया को क्या बोला जाता है, सी फर, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आता है एल्सायोनियम, जिसे डेडमैन फिंगर भी कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल याद रखें मेंड्रीना, मेंड्रीना जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, ब्रेन कोरल,
क्या बोला जाता है, ब्रेन कोरल। और एक एग्जाम्पल और हमें याद रखना चाहिए, वो हो जाएगा हमारा हाइड्रा। इसको कैसे भूल सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, मोस्टली एक दो इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा, बाकी ये एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी के जो आपको याद रखनी ही है। याद रखने का तरीका क्या होगा, एक बार फिर बोलते हैं, फाइजेलिया, ऑरेलिया, पेनेट्यूला, एडम्सिया, गॉर्गोनिया, ओबेलिया, एल्सायोनियम, मैंड्रीना एंड हाइड्रा। ट्रिक क्या बनेगी, पापा, पहला वर्ड देखिए PAPA, पापा, आगे तीनों वर्ड देखते जाइए, GOA, गोवा, में, ME, में, हैं, पापा गोवा में हैं, फाइजेलिया, ऑरेलिया, पेनेट्यूला, एडम्सिया, गॉर्गोनिया, ओबेलिया, एल्सायोनियम, मैंड्रीना, हाइड्रा। ट्रिक क्या बनी, वापस बोलते हैं, पापा गोवा में हैं, याद रखें। तो इस ट्रिक से आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के लिए आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने वाला है, फीचर्स को हमें याद रखना है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी ट्रिक अवेलेबल करवाई जाए। आप इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अच्छे से याद कीजिए, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग मेमोराइज कीजिए। आपको नो डाउट जब 4 ऑप्शन आएंगे तो उनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बात करते हैं बच्चों, तो ये तो हमने सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन उसके एग्जांपल्स की बात की। तो इसका मतलब सिलेंट्रेटा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, हमने बात की है सिलेंट्रेटा के जनरल फीचर्स की, ये देख सकते हैं ऑरेलिया, ये है हमारा एडम्सिया। जनरल कैरेक्टर्स की बात करने के बाद हमने आगे बात की है इसमें मिलने वाली निडोब्लास्ट सेल्स की, उसका डिस्चार्ज कैसे होता है, निमेटोसिस्ट क्या है, पॉइजनस हिप्नोटॉक्सिन क्या है। फिर हमने बात की डाइमॉर्फिक हैं, पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म देखने को मिलती है, मेटाजेनेसिस शो करते हैं, ओबेलिया, फाइजेलिया मेटाजेनेसिस शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी बात की हमने। फिर हमने हाइड्रा के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात की और कुछ अदर कैरेक्टर्स की बात की हमने सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन की बात की, 3 क्लासेस हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ की बात की, जिनके डिफरेंट एग्जांपल्स जो आए उनको हमने एक ट्रिक के फॉर्म में अरेंज किया। ट्रिक क्या बनी थी, बोलते हैं एक बार, पापा गोवा में हैं। चलिए ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से एक एक चीज़ अगर आपके सामने क्लियर है, तो क्या आप इससे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए क्यों ना कर लिए जाएं 2 क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बार एक टॉपिक की और बात कर लेते हैं, कोरल रीफ। कोरल रीफ याद रखें, कोरल्स पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ, किसका एक्सोस्केलेटन होगा बच्चों, एक्सोस्केलेटन ऑफ CaCO3, यू नो दैट CaCO3 इज ए कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट अपॉन, किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, कोरल्स पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन होता है। और ये कोरल्स का एक्सोस्केलेटन जब एक दूसरे के साथ मिल जाता है तो बन जाता है एक कोरल रीफ, एंड ग्रुप ऑफ कोरल्स इज कॉल्ड कोरेलियम। क्या वर्ड यूज करते हैं, कोरेलियम। तो सुनिएगा क्या होता है, कोरल एक रीफ एक फ्लैट रॉक है, चट्टान है, और इस फ्लैट रॉक का फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन के एक दूसरे से फ्यूज होने से होता है। सुनिएगा, एक कोरल रीफ इज ए रिच और माउंट इन ए शैलो ट्रॉपिकल एरिया, हैज़ इट्स अपर सरफेस नियर द सरफेस ऑफ वाटर। मैक्सिमम पार्ट वाटर के नीचे होता है, लेकिन कुछ पार्ट वाटर के बाहर भी आ सकता है। सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स है, इसका मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स एंड चीफली मैड्रिपोरियन कोरल्स। मैड्रिपोरियन कोरल जो होंगे उनमें ऐसा मिलता है। एंड कोरल रीफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो है, फॉर्म स्टेबल मरीन इकोसिस्टम। हमेशा याद रखें, कोरल रीफ बनाती है स्टेबल मरीन इकोसिस्टम। इसका मतलब कोरल रीफ जो है वह कभी भी मूव नहीं करते, कोरल सेसाइल होते हैं तो होते हैं स्टेबल, और मरीन वाटर में मिलते हैं, इसका मतलब मरीन, और उन पर प्लांट और एनिमल दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम। तो कोरल रीफ के बारे में भी अच्छे से याद रखें, एक एक्स्ट्रा पॉइंट। चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ निडेरियंस, देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात की जाए तो देखते हैं क्या होगा, दे आर एक्वेटिक, मैरीन एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो नहीं होना चाहिए। दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल नहीं, ये तो टीनोफोरा में भी मिलता है। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग एंड डाइजेशन इज ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर। ये तो गलती हो गई बात, क्योंकि डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर के साथ साथ इंट्रा सेलुलर भी होता है,
तो ये बात तो गलत है। ये याद रखें, दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हमें सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में देखने को मिलता है। बताया था इनकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ब्लाइंड होती है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है जिसे बोला जाता है माउथ। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म यूज्ड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। याद आना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि ओबेलिया जो होता है, इस ओबेलिया के अंदर जो लाइफ साइकिल चलता है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, इसमें मिलता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, मेटाजेनेसिस। सही बात है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म यूज फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ होस्ट एंड मोनोजेनेटिक। अल्टरनेशन ऑफ होस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है, मोनोजेनेटिक ये नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये वर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन एक मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म की बात की है तो वो कौन सी हो जानी चाहिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म अगर लिखा होता तो पूरी बात थी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म जो एक सिंगल वर्ड में क्लियर हो जाती है पूरी बात, वो है मेटाजेनेसिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको जो बताया गया है इस सिलेंट्रेटा फाइलम में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या क्या बात की, वापस से देखते हैं। हमने सबसे पहले सिलेंट्रेटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात की, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को हमने देखा, निडोब्लास्ट सेल जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसकी बात की, उसकी प्रेजेंस की बात की, उसकी स्ट्रक्चर की बात की, उसके डिस्चार्ज या उसके एक्शन करने के प्रोसेस की बात की, उसके फंक्शंस की बात की। फिर हमने बात की इनके मेंबर दो फॉर्म में मिलते हैं, पॉलीफॉर्म, मेडुसा फॉर्म, कुछ मेंबर मेटाजेनेसिस शो करते हैं, हाइड्रा के कैरेक्टर्स की बात की, और इसकी क्लासिफिकेशन की बात करने के साथ साथ एग्जांपल्स, उसकी ट्रिक बताने के साथ हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। कोरल रीफ के बारे में भी हमने बात की। आई थिंक सिलेंट्रेटा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइलम भी है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा इस फाइलम से रिलेटेड अगले फाइलम जो होगा हमारा उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।